हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए रिसर्च के हमारी कॉन्सेप्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ गाइस, रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा एक ऐसी यूनिट है पेपर 1 में जहां से हमारे क्या है 5 से 7 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम क्यों करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से किस ढंग से पूछे जाएंगे। तो गाइज फटाफट आइए जुड़िए हमारे साथ, फटाफट हम अपने सेशन को, इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि गाइज रिसर्च एप्टीट्यूड हमारी एक ऐसी यूनिट है जिसके लिए आपकी क्या है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको क्या है उसके लिए बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप में आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स में क्या कहा गया। क्योंकि इस यूनिट्स में, क्योंकि हमारे क्या है यूजीसी नेट पेपर 1 में क्या है बहुत सारी यूनिट्स है, 10 डिफरेंट यूनिट्स है और हर एक यूनिट का एक अलग ही पैटर्न है। कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए अलग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके लिए उसका एक अलग पैटर्न है, उसका एक अलग स्वैग है, राइट। कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हमारा डीआई है, पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। तो गाइस ये सभी यूनिट्स का क्या है अपना अपना स्वैग है, हर एक से क्या है अलग ही पैटर्न में क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस इसी के रिगार्डिंग हमारी एक वीडियो है कि कौन सी यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं और कौन सी यूनिट से क्या आपको ज्यादा पढ़ने की नीड है, कौन सी यूनिट में आपको कम पढ़ने की नीड है, राइट। कौन सी यूनिट से है जो आपके जो क्वेश्चंस है वो डिफिकल्ट हाई लेवल के पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिट्स ऐसी है जहां से आपके मॉडरेट लेवल के, यानी कि जो हमारी टीचिंग है, जो हमारी आईसीटी है, ये ऐसी यूनिट्स और जो हमारा कम्युनिकेशन है ये हमारी ऐसे यूनिट्स है जहां से हमारे जो क्वेश्चंस है ना वो कॉमन सेंस बेस्ड और थोड़ा सा अगर आपको हल्का फुल्का आपने पढ़ रखा है और अगर आपको क्या है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को समझना है कि वहां पर जो कॉमन और आप क्या है कॉमन सेंस लगा के उन क्वेश्चंस को बड़ा इजिली कर सकते हो। लेकिन गाइस जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट है उसका जो हमारा सिलेबस है उस रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको क्या है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो गाइज हम उसी के रिगार्डिंग जो अपने आज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज फटाफट जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं एक बार फटाफट आके थम्स अप करके बता दीजिए कि आपको ऑडियो और विजुअल बिल्कुल क्लियर है, ताकि हम अपने सेशन को फटाफट जल्दी से स्टार्ट कर सके। तो गाइज और क्या है आप सबको जैसे एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी कि यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या है हमारे जो बैचेस है, पेड बैचेस जो है वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 23 अगस्त से। तो गाइज फटाफट अर्ली बर्ड्स को क्या है 77% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप क्या है इस कोड को यूज करते हो, Y337 कोड को अगर आप यूज करते हो और बैच को परचेज करते हो तो वहां पर आपको क्या है 77% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज फटाफट थम्स अप दे के बताइए कि क्या आपको ऑडियो विजुअल एकदम क्लियर है, ताकि हम अपने सेशन को फटाफट जल्दी से स्टार्ट कर सके। क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और रिसर्च के अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिसर्च बेसिकली क्या होता है कि जो ऑलरेडी इफेक्ट्स इवेंट्स हो चुके हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी स्टडी हमारी हो चुकी है, उसी को एक नए तरीके से बताना, एक नए ढंग से पेश करना, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना कि वो चीजें पहले से ऑलरेडी हैं सब कुछ, लेकिन उसको दोबारा अगेन एंड अगेन किसी एक नए वे में बताना, दैट्स कॉल्ड योर रिसर्च। मतलब चीजें ऑलरेडी वही हैं आपकी, राइट, ऑलरेडी वही सब है, लेकिन उसको बताने का जो तरीका है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो मैटर करता है आपके रिसर्च में। तो गाइज हम इसी से रिलेटेड अपने क्या है क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज जैसे आप सबको दिख ही रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड का इनमें से क्या आपका टाइप नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंगल ग्रुप एक्सपीरियंस, राइट। सेकंड आपका रेजिड्यूल ग्रुप एक्सपीरियंस, थर्ड है पैरेलल ग्रुप एक्सपीरियंस और नेक्स्ट है रैशनल ग्रुप एक्सपीरियंस। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का क्या पूछा गया, कौन सा टाइप एक्सपेरिमेंटल मेथड का नहीं है। तो जो आपका सिंगल ग्रुप है ये भी मेथड है, ठीक है, पैरेलल ग्रुप भी होता है और रैशनल ग्रुप भी होता है, लेकिन जो रेजिड्यूल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है ये हमारा क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड का एक टाइप नहीं है। बाकी के जो 3 है वो हमारे क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड के हमारे टाइप्स है, लेकिन जो रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड का कोई भी टाइप नहीं है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
क्या पूछेगा कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं आपके जिसमें आपकी कोई भी अजम्पशंस नहीं होती, जिसमें आपके जो रूल्स हैं, जिसमें आपकी कोई भी अजम्पशन नहीं होती, यानी कि आप कोई भी अजम्पशंस लेकर नहीं चलते हो। उसमें कोई भी आपके जो रूल्स हैं, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट। तो अब ये पूछेगा कि इनमें से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है। तो गाइज ऑप्शन में है टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और रन टेस्ट। तो गाइज जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो भी आपका क्या है, टी टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, रन टेस्ट भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और साइन टेस्ट भी आपका क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। लेकिन जो टी टेस्ट है ये हमारा क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट। ये है जी आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट है जी, ये आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट है आपका असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या कहा गया है असर्शन में कि जो इंडिया के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, वो बहुत ही क्या है, बहुत उसकी जो लंबी पहुंच जाने वाली है, कहाँ तक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक। कि मतलब क्या कहा गया कि इंडिया के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च का जो स्कोप है ना वो बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि वो एक टाइम पर क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करेगी। तो जी ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इंडियंस जो है, इंडियन पीपल जो होते हैं वो ज्यादा इमोशनली होते हैं, वो उनमें क्या है, फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा होती है, वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसीलिए कहा गया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इंडिया के अंदर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक उसकी क्या है, बहुत हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल सही बात की गई है जी रीजन। उसके बाद हम देखते हैं रीजन में। रीजन में क्या कहा गया है, बिकॉज द फंडिंग एजेंसीज डोंट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। क्या कहा कि जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट नहीं करती हैं इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जबकि ऐसा क्या है, ये आपका जो रीजन दिया गया है ये बिल्कुल गलत है कि जो फंडिंग एजेंसीज है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट करती हैं। तो आंसर होगा जी आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स। आपको रिसर्च स्टेप्स के बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि रिसर्च जो, जब आप एक स्टूडेंट क्या है रिसर्च प्रोसेस करता है तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा और फोर्थ क्या होगा। तो ऑप्शंस है गाइज आपके, फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग। जी बिल्कुल सही है यही, क्योंकि सबसे पहले जब आप अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, कल को पीएचडी में एनरोल होते हो और अपना रिसर्च वर्क आप जब शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ही करना है। सबसे पहले आपको एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम को देखना है कि मेरे को किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। उसके बाद फिर आपको क्या, अपने आप को उस टॉपिक के रिगार्डिंग फैमिलियर बनाने के लिए कि उस टॉपिक पे कितनी स्टडीज हो चुकी हैं, जिन्होंने स्टडी किया वो किस तरीके से किया, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे थे, उनकी फाइंडिंग्स क्या रही, वो सब होता है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। देन हम उसके लिए जब हम उससे फैमिलियर हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, डेटा को कलेक्ट करना होता है। और डेटा कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, कि जो हमें मिला उसको इंटरप्रेट करना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है, बिल्कुल सही सीक्वेंस है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ये डीकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन। रिसर्च के अंदर जो डीकंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, एक पॉपुलर मेथड है, वो किस में यूज किया जाता है, बेसिक साइंस में, अप्लाइड साइंस में, सोशल साइंस में या फिर लिटरेचर में। तो गाइज जो हमारा डीकंस्ट्रक्शन मेथड है वो हमारा क्या है, लिटरेचर का मेथड है। किसका मेथड है जी, वो हमारा लिटरेचर का। डीकंस्ट्रक्शन जो मेथड है वो हमारा क्या है, लिटरेचर का एक बहुत ही पॉपुलर का मेथड है जो हम रिसर्च करते हुए, लिटरेचर रिव्यू करते हुए यूज करते हैं। नेक्स्ट है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कम्युनैलिटी इज एसोसिएटेड, कि इनमें से कौन सी टेक्निक के साथ हमारी कम्युनैलिटी जुड़ी हुई है। कम्युनैलिटी, यूनिवेरिएट वेरिएंस, फैक्टर एनालिसिस, केस एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो
गाइज ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड में यूजीसी नेट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो यार यहाँ से आपको क्या है आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या पूछेगा कि कैसी जो कम्युनैलिटी की हमारी टेक्निक है वो इनमें से किसके साथ आपकी एसोसिएटेड है। तो गाइज वो आपके एसोसिएटेड है फैक्टर एनालिसिस के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड है आपकी? फैक्टर एनालिसिस में हम क्या है कम्युनैलिटी को लेकर चलते हैं, कम्युनैलिटी टेक्निक को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द वेरिएबल विच इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन एज, कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा वेरिएबल बताता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन से वेरिएबल से इम्पैक्ट होता है, उसे हम कहते हैं जी कंट्रोल वेरिएबल। क्या कहा जाता है उसे? कंट्रोल वेरिएबल। गाइस यहाँ पर क्या है प्रीवियस क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर आपको इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो उसके लिए क्या है गाइस हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्या है हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 23 अगस्त से। तो गाइज अपने आप को बिल्कुल हर एक कंसेप्ट से अपने आप को फेमिलियर बनाने के लिए, अपनी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अपने आप को हमारे पेड बैचेस में एनरोल कीजिए, जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। और 23 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इस कोड को Y337 कोड को यूज करते हुए परचेज करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या है 77% की क्या है डिस्काउंट मिलेगी जी। 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, 23 अगस्त से यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारे क्या है बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। पेपर 1 जो कि हमारा जनरल पेपर, और पेपर 2 में हमारा क्या है कॉमर्स। जो स्टूडेंट कॉमर्स से अपना नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं वो अब फटाफट हमारे इस बैचेस में जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्या है बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, आपको सारा कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, क्योंकि हम आपको एजुकेटर बनाने में बिलीव करते हैं। ये नहीं है कि बस आपको एक बार पढ़ाया और आपको मोटा मोटा ऊपर से कराया और आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद आपका हमारा कोई लेना देना नहीं जी। नहीं, हम आपको बिल्कुल आपके एग्जाम की मतलब एक एक चीज, क्योंकि टीचर्स अड्डा 247 जो हमारा चैनल है वो इसी चीज के लिए जाना जाता है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा आगे रहता है। गुड आफ्टरनून आफरीन, कैसे हो? बहुत लेट आए हो आप, टाइम से आया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, Which one of the following is a non-probability sampling method? Non-probability sampling method इनमें से क्या है? Non-probability sampling method वो मेथड होते हैं जहां पर हर जो भी हम सैंपल में जो भी हम क्या करेंगे, जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे उस सैंपल यूनिट्स का हर एक का क्या है इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। कि अगर आपके पास सैंपल में क्या है 50 यूनिट्स हैं तो उन 50 का क्या रहेगा इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन कि कोई भी यूनिट के क्या है इक्वल चांस रहते हैं। तो ऐसा कौन सा मेथड है हमारा? सिंपल रैंडम, ये प्रोबेबिलिटी मेथड है। स्ट्रेटिफाइड, ये भी हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी मेथड है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? वो भी हमारा क्या प्रोबेबिलिटी मेथड है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में होगा जी आपका कोटा सैंपलिंग, जहां पर आपके क्या है इक्वल चांस नहीं होते। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग जहां पर हर यूनिट के सिलेक्ट होने के क्या हो आपके इक्वल चांस हो, और नॉन प्रोबेबिलिटी जहां पर आपके इक्वल चांस नहीं होते हैं। तो कोटा सैंपलिंग इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है अ रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर क्या होता है? इज अ कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक, कि एक टॉपिक के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है बस उसको कलेक्ट करना। जी नहीं, ये रिसर्च पेपर का मीनिंग नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय द ऑथर, कि जो ओरिजिनल एक ऑथर जो क्या है एक ओरिजिनल रिसर्च करे, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि रिसर्च पेपर में क्या है जो ऑलरेडी हमारी रिसर्च हो चुकी है उसी के रिगार्डिंग क्या है हमें और रिसर्च करना होता है, लेकिन उसको एक नए वे से एक नए ढंग तरीके से बताना होता है। तो ये भी नहीं है जी, बी ऑप्शन भी गलत है आपका। सी है कंटेन्स peer reviewed original research
और इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, बिल्कुल सही, इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, कि दूसरों ने जो रिसर्च कर रखी है उसका इवैल्यूएशन करना और उसको लेकर अपनी ओरिजिनल रिसर्च करना, कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च, एंड जो दूसरों ने रिसर्च की है उसका इवैल्यूएशन भी करना और उनके बेस पर अपनी खुद की एक ओरिजिनल रिसर्च करना ही क्या कहलाता है, रिसर्च पेपर। क्या कहलाता है जी आपका, रिसर्च पेपर। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, आफरीन का बिल्कुल सही आंसर आया, वेल डन आफरीन। नेक्स्ट है जी आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स से गाइस क्या है, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि रिसर्च एथिक इनमें से क्या है, क्या आपका रिसर्च एथिक्स को डिनोट करता है। फर्स्ट है पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर, कि बिना एडिटर को बताए अगर हम एक ही पेपर को 2 रिसर्च जर्नल में पब्लिश करा लेते हैं, जी नहीं, ये आपका रिसर्च एथिक्स नहीं है। रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है, आपकी मोरल वैल्यूज, क्या है आपकी मोरल वैल्यूज। बी है आपका कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रेलिवेंट फील्ड और रेलिवेंट प्रायर वर्क, बिल्कुल सही। क्या कहा गया है, कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रेलिवेंट फील्ड और रेलिवेंट प्रायर वर्क, ये क्या है। थर्ड है जी ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम ए डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजंस इन अ रिसर्च पेपर, जी नहीं, ये भी आपके रिसर्च एथिक्स नहीं कहते हैं। इंक्लूडिंग अ कलीग एज एन ऑथर ऑन अ रिसर्च पेपर इन रिटर्न फॉर अ फेवर इवन दो द कलीग्स डिड नॉट मेक अ सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेपर, जी नहीं, ये भी आपका रिसर्च एथिक्स नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है, बिल्कुल रिसर्च एथिक्स क्या कहते हैं, रिव्यू लिटरेचर करना, कि जो लोगों ने जो स्टडी के रिगार्डिंग हमारा ऑलरेडी काम हो चुका है उसके रिगार्डिंग क्या करना, रिव्यू करना और उन लोगों को एक्नॉलेज देना कि हाँ अगर आपने ये काम किया तो उसको आप क्या कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, दैट इज योर रिसर्च एथिक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो गाइस, अभी उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था, उसमें था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं, और इसमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो नहीं है वो आपसे पूछा गया। प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको क्या बताया था, वो मेथड्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड हमारे वो मेथड्स होते हैं जिसमें हर यूनिट के सेलेक्ट होने के जो चांस है वो क्या होते हैं, इक्वल। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल प्रोबेबिलिटी मेथड है, स्ट्रेटिफाइड आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, क्लस्टर सैम्पलिंग भी क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो कोटा है, कोटा सैम्पलिंग आपकी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी। और यही इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपकी बेस्ड नहीं है। तो कोटा सैम्पलिंग इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी। अब वर्कशॉप इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्कशॉप क्या होती है। वर्कशॉप क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि वर्कशॉप क्या होती है, अगेन उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि वर्कशॉप क्या है। अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, जी नहीं। अ मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, जी नहीं, मतलब मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस भी होती है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है हमारी। नेक्स्ट है अ क्लास एट अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन विच अ टीचर एंड द स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक, कि जहां पर एक ऐसी क्लास जहां पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जहां पर एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है, जी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो बच गया जी आपका लास्ट, अ ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप, a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill और टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, एक इंटेंसिव कोर्स होता है। क्या होता है ये, इंटेंसिव कोर्स होता है जिसमें बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जिन लोगों को क्या है नॉलेज है, उनको इंटेंसिव कोर्स कराया जाता है, उनको मतलब गहन बिल्कुल अध्ययन कराया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग जहां पर आपके, तो ये क्या है, स्मॉल ग्रुप होता है। वर्कशॉप में क्या है, पहले आपको थ्योरेटिकल समझाया जाएगा, देन आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देकर आपको उस कॉन्सेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है, बिल्कुल डीप में जाके, दैट इज योर वर्कशॉप। तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन, आफरीन बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, वेल डन आफरीन। नेक्स्ट है, अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है? अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्ग्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च और अ साइंटिफिक थ्योरी। वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? अ प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, यानी कि फर्दर रिसर्च करने के लिए जो हम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को यूज करते हैं, दैट इज योर वर्किंग हाइपोथेसिस। व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, कि रिसर्च करने का एक तरीका जो आपकी थ्योरी में नहीं आता। जी नहीं, ऐसा नहीं है, थ्योरी में बिल्कुल आता है। हमारा क्या है, जब हम अपनी थीसिस लिख रहे होते हैं तो उस थीसिस में हमें साफ साफ जो एक पूरा चैप्टर है वो हमारा किसके ऊपर बनता है? हमारा रिसर्च डिजाइन के ऊपर, रिसर्च मैथोडोलॉजी, कि हमारी रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च का डिजाइन क्या रहेगा, इसके रिगार्डिंग हमें पूरे एक चैप्टर में हमारा मेंशन करना होता है। तो बी ऑप्शन है जी, चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये भी नहीं है आपका। द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, एग्जाम्पल अ ग्राफ, जी नहीं, कि जिसमें आप अपने रिसर्च फाइंडिंग का बताओ कि प्रेजेंट करो, उसका एक स्टाइल, ये भी आपका रिसर्च डिजाइन नहीं होता है। लास्ट है जी आपका, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, बिल्कुल सही। क्या है ये? एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए? फॉर द एवरी स्टेप फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने और डेटा का एनालाइज करने के लिए जो हम हर स्टेज पे जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं, वो फ्रेमवर्क ही हमारा क्या कहलाता है? रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट है सैम्पलिंग केसेस मीन, सैम्पलिंग केसेस क्या होते हैं हमारे? सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, राइट, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, कि जो रिसर्चर क्या है ब्रीफ केस जो यूज कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग केसेस। जी नहीं, ये भी नहीं होते। सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, की जो लोग हैं, न्यूज़पेपर्स है, टेलीविजन प्रोग्राम है, उनकी सैम्पलिंग करना ही क्या कहलाता है? आपका सैम्पलिंग केसेस क्या कहलाते हैं? यानी कि जो जिन लोगों के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, जो आपकी रिसर्च का क्या है? सैंपल है, जहां जिनके ऊपर आपके प्रैक्टिकली अपना काम करोगे, वही आपके क्या कहलाते हैं? सैम्पलिंग केसेस। दो सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स एटसेट्रा इज योर सैम्पलिंग केसेस। तो राइट आंसर है जी डी। नेक्स्ट है जी, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये हमारी शेप होती है, राइट। तो इसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप, शेप में सिमेट्रिकल है, एंड सिमिलर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है, बट सेंटर पीक इज मच हायर, कि जो इसका जो सेंटर पीक है वो हमारा क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस? बताओ क्या कहा गया है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, लेकिन उसका जो सेंट्रल पीक है वो क्या है? बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है गाइस लेप्टोकर्टिक। क्या कहा जाता है? लेप्टोकर्टिक। देखो स्क्यू भी नहीं होता, मिसोकर्टिक भी नहीं होता और प्लेकर्टिक भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक की क्या पहचान है? कि ये बीच में से बहुत ही जो इसकी ये जो आपका जो सेंटर पीक है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा हाई होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लेप्टोकर्टिक। क्या कहा जाता है? लेप्टोकर्टिक। जी नहीं, प्रियंका शर्मा राइट आंसर होगा लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक क्या पहचान है? कि ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी शेप है वो इस तरीके से होती है, राइट। लेकिन जो लेप्टोकर्टिक है उसकी जो हमारी शेप है, जो सेंटर पीक है वो उसका बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होता है। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या है? इतना हमारा है, राइट, लेकिन जो लेप्टोकर्टिक है उसमें हमारी जो सेंटर पीक है वो बहुत ही ऊंचाई पे होता है, बहुत ज्यादा हायर होता है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं? लेप्टोकर्टिक। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, रिसर्च डेटा का। ओके गाइज, नेक्स्ट है जी आपका, व्हेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज बेटर, कि जब आप सोशल रिसर्च करने की प्लानिंग कर रहे हो
तो उसे क्या कहा जाएगा? इट इज बेटर, जब आप क्या सोशल साइंस के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो क्या आपके लिए ज्यादा सही रहेगा? अप्रोच द टॉपिक विद द ओपन माइंड, राइट, बिल्कुल सही है कि अगर आप जो टॉपिक है उसको बिल्कुल ओपन माइंड, क्योंकि गाइस जब भी आप अपनी रिसर्च कर रहे हो ना तो आपको क्या है उस रिसर्च टॉपिक के रिगार्डिंग अपनी क्या करनी होती है, अपनी एक थिंकिंग बनानी होती है, अपनी एक मतलब आपको एक पूरा उसके ऊपर सोचना होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि हाँ मेरे को इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, राइट। तो आपको अपना पूरा माइंड खोल के, मतलब एक वो कहावत है ना, जड़ बाल की खाल निकालना, तो हमें रिसर्च में सेम वही करना होता है। तो हमें जब हम सोशल रिसर्च कर रहे हो तो हमें क्या है उसकी बिल्कुल जड़ तक जाना होता है। क्या करना होता है हमें? उसकी जड़ तक जाना होता है बिल्कुल कि हाँ इस बात में क्या कहा गया है, कैसे, और उसी के रिगार्डिंग हमें अपनी क्या है अपनी खुद की एक थिंकिंग बिल्ड करनी होती है कि हाँ ये चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो प्लानिंग टूवर्ड, और जब आप सोशल रिसर्च कर रहे हो तो आपको क्या है टॉपिक की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, किसके साथ? अपने ओपन माइंड के साथ, कि उस टॉपिक में क्या कहा गया है, उस टॉपिक की बिल्कुल बाल की खाल निकालना है कि उस टॉपिक में क्या क्या कुछ है, बिल्कुल उसकी जड़ तक जाना ही आपका क्या कहलाएगा, वहां पर क्या है आपके लिए ज्यादा सही क्या होगा जब आप क्या कर रहे हो, सोशल रिसर्च कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स इसका आंसर दे रहे हैं बी फेमिलियर विद द लिटरेचर ऑफ द टॉपिक, कि टॉपिक के लिटरेचर के साथ फेमिलियर होना, बिल्कुल सही। अगर हम रिसर्च के बारे में बात करें तो हमें लिटरेचर रिव्यू के साथ फेमिलियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? सोशल रिसर्च की। सोशल रिसर्च की बात करें तो हर एक पर्सन का क्या है अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का हर मतलब मान लो आप एक ही टॉपिक पे बात करो, लेकिन उसी टॉपिक पे हर एक पर्सन का जो थिंकिंग है, जो उसका नजरिया, वो क्या है डिफरेंट होता है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव, अपना आउटलुक है। तो वहां पर अगर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू के साथ फेमिलियर होंगे तो हमें क्या बहुत सारे क्या है पर्सपेक्टिव मिलेंगे हर किसी के। अगर आप मान लो एक स्टडी के या एक टॉपिक के रिगार्डिंग 50 पेपर पढ़ते हो, 50 रिसर्च पेपर, 50 पेपर का क्या करो रिव्यू लिटरेचर करो, तो आपको 50 के लिए क्या होगा, 50 लोगों की अलग अलग आपको सोच मिलेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है सोशल रिसर्च के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या है टॉपिक के साथ ओपनली माइंड से क्या होना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, टॉपिक को बिल्कुल जड़ से समझना पड़ेगा। तो राइट आंसर है जी आपका फर्स्ट। नेक्स्ट है जी आपका when academicians are called to deliver lecture or presentations to an audience on certain topic or a set of topic of educational nature, it is called, कि जब हम किसी एकेडमिशियन को बुलाते हैं किसके लिए, लेक्चर देने के लिए या फिर प्रेजेंटेशन देने के लिए किसी एक टॉपिक पे जो कि हमारा क्या है एजुकेशनल रिलेटेड है, यानी कि कोई भी एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक पे अगर किसी पर्सन को बुलाया जाए और वो पर्सन वहां पर आके क्या अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहा है, अपनी लेक्चर उसके ऊपर डिलीवर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम। तो गाइज उसे कहा जाता है सेमिनार, क्योंकि ट्रेनिंग में क्या है आपको प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जा सकती है, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी थ्योरेटिकल भी हो सकती है और प्रैक्टिकल। अगर आपका जो काम है वो प्रैक्टिकल है तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, राइट। जो हमारी वर्कशॉप है उसमें भी हमारा क्या है प्रैक्टिकली होता है सब कुछ, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, और सिंपोजियम में भी आपका यही होता है। लेकिन जो आपका सेमिनार है उस सेमिनार में क्या होता है जी, आपका किसी एक एकेडमिशियन को जो उस सब्जेक्ट का क्या है एक्सपर्ट है, एकेडमिशियंस को बुलाया जाता है और उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है, लेक्चर डिलीवर करने, लेकिन और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो सेमिनार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड, कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको अपनी थीसिस में जो फिगर और जो टेबल वगैरह आप यूज करते हो, जो भी फिगर और टेबल वगैरह आप यूज कर रहे हो तो उसे कहां पर यूज किया जाता है? अपेंडिक्स में, सेपरेट चैप्टर, कंक्लूडिंग चैप्टर और टेक्स्ट इटसेल्फ। बताओ स्टूडेंट्स। थैंक यू जी, थैंक यू। बट आप क्लास पे ध्यान दीजिए, मेरे बजाय क्लास पे और कंटेंट पे ध्यान दीजिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इन थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड, किसमें इंक्लूड की जाती है? अपेंडिक्स,
अ सेपरेट चैप्टर, द कंक्लूडिंग चैप्टर और द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो गाइस जितनी भी आपका फिगर और टेबल वगैरह आप अपनी थीसिस में यूज कर रहे हो उसको आपको यूज करना होता है अपने टेक्स्ट में, यानी कि जहां पर भी जिस भी चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट फिगर और टेबल कहीं भी हो सकती है, तो जिस भी चैप्टर में आप क्या है अपने फिगर को यूज कर रहे हो या टेबल्स को यूज कर रहे हो, तो जहां पर भी आपको यूज कर रहे हो उसको वहीं पर जहां पर आपका टेक्स्ट है, क्योंकि जहां पर आपका टेक्स्ट होगा वहीं पर उसकी टेबल होगी, तो वो ज्यादा बेटर, मतलब एक उसी चीज को आप ग्राफ में, उसी चीज को आप क्या है ग्राफ में आप शो करोगे, ठीक है, और उसी चीज को आपको आप क्या है थ्योरेटिकल वे में लिख रहे हो और उसी चीज को आप ग्राफ में, फिगर्स में, टेबल्स की फॉर्म में दे रहे हो, तो वो आपका क्या है ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उसे हम कहते हैं जो हमारी इसी वजह से जो थीसिस है उसमें जो फिगर और टेबल है, जहां पर भी आपका टेक्स्ट होगा टेक्स्ट के साथ ही आपके क्या है फिगर और टेबल्स रहेंगे। नेक्स्ट है जी अ थीसिस स्टेटमेंट इज। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है आपकी? ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, असर्शन और डिस्कशन। ऑब्जर्वेशन, अ फैक्ट, एन असर्शन और अ डिस्कशन। थीसिस स्टेटमेंट होती है जी आपकी एक असर्शन। क्या होती है आपकी? असर्शन। थीसिस में क्या है? थीसिस में क्या है कि आपने अपना पूरा जो भी आपने अपनी रिसर्च में किया है वो सारी चीज आपकी क्या है, जो थीसिस है वो आपकी क्या है पूरी, जब आप अपनी पूरी रिसर्च कर चुके हो तो आपको पूरा का पूरा जो भी आपने किया है रिसर्च में वो सारा का सारा आपका किस में जाता है, वो तो थीसिस में, जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होती है, एक असर्शन की फॉर्म्स में होती हैं जी। नहीं, डिस्कशन नहीं होती। रिसर्च थीसिस में क्या है कि आपने जो भी रिसर्च की है सारा का सारा आपका स्टार्टिंग पर बिल्कुल आपके क्या ऑब्जेक्टिव रहे थे, क्या आपका टॉपिक रहा था, रिसर्च मैथोडोलॉजी आपकी क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है आपका डेटा आपने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया, डेटा का एनालिसिस, डेटा की इंटरप्रिटेशन, उससे रिलेटेड रेफरेंसेस, रिव्यू लिटरेचर, हर एक चीज आपकी क्या है थीसिस में होती है। तो वो थीसिस स्टेटमेंट आपकी क्या कहलाती है? वो डिस्कशन नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, असर्शन होती हैं। एक्सप्लेन होते हैं थीसिस में, असर्शन होती है जी। थीसिस की जो आप दो थीसिस में जो आपकी स्टेटमेंट्स है वो आपकी असर्शन होती हैं। क्या लिख रहे हो? एक्सप्लेन होती हैं थीसिस में। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज। कि मैक्स वेबर की जो रिसर्च अप्रोच है वो क्या कहती है कि हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल स्टैंडिंग, कि हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव पैराडिग्म, क्रिटिकल पैराडिग्म, नेचुरल और इंटरप्रिटेटिव। कि पीपल किस तरह से मीनिंग को क्रिएट करते हैं इन नेचुरल सेटिंग, जो पीपल हैं वो किस तरह से मीनिंग को क्रिएट करते हैं। मैक्स वेबर की जो रिसर्च अप्रोच है उसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव, क्रिटिकल, नेचुरल और इंटरप्रिटेटिव। ओके जी, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा आपका? तो इसका आंसर रहेगा जी उस पैराडिग्म को हम कहते हैं इंटरप्रिटेटिव। इंटरप्रेट करना मतलब उसको बताना कि हर कोई हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स, की हर पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग किस तरीके से उसका मीनिंग क्रिएट कर रहा है, यानी उसको इंटरप्रेट किस तरीके से कर रहा है। इंटरप्रेट का मतलब होता है एक तरीके, एक उसको बताने का तरीका, कि आपको कोई एक चीज कही जाए तो आप उसके रिगार्डिंग आपका क्या आंसर रहेगा, राइट। तो उस चीज को इंटरप्रेट का मतलब होता है एक तरीके से बताना। तो पीपल मीनिंग को किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे इंटरप्रिटेटिव पैराडिग्म। नेक्स्ट है जी आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी, देखो गाइस, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के रिगार्डिंग ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या पूछा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी है? सिंपल रैंडम, ये क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी है।
पर्पसिव, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटाफाइड। सिस्टमैटिक भी की क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, और स्ट्रेटाफाइड भी आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो पर्पसिव जो है वो आपकी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी। वो क्या है जी, आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी आपकी सैंपलिंग कौन सी है, तो वो है जी आपकी पर्पसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, की किसमें हम, कौन सी रिसर्च में हम इमीडिएट एप्लीकेशन कर देते हैं, कि जैसे कोई चीज है उसका तभी के तभी क्या कर देते हैं, एप्लीकेशन। तो ऐसा कौन सी रिसर्च में किया जाता है, कंसेप्चुअल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च। तो इमीडिएट एप्लीकेशन होता है गाइज आपका एक्शन रिसर्च में। किसमें होता है आपका, एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च में क्या है, जैसे कोई घटना घटी उसका हम तभी के तभी क्या कर देते हैं, इमीडिएट एप्लीकेशन। वो होती है जी आपकी एक्शन रिसर्च। इन्हीं सभी चीजों को डिटेल में समझने के लिए गाइज 23 अगस्त से क्या है, हमारा बैच पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 23 अगस्त से। इन्हीं सभी चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच को फटाफट एनरोल कीजिए। कोड आपको यूज करना है Y337। अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो आपको 77% की डिस्काउंट मिलेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, कि इनमें से क्या आपका पार्टिसिपेटरी रिसर्च के मामले में सही नहीं है। क्या आपका पार्टिसिपेटरी रिसर्च के मामले में जो चीज आपकी सही नहीं है, इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज पावर, ठीक है, इट एम्फासाइजेज ऑन पीपल एज एक्सपर्ट, इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। कि जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के मामले में इनमें से क्या सही नहीं है, तो जी बिल्कुल सही है। ये नॉलेज को एज अ पावर लेके चलती है कि जितनी आपके पास नॉलेज होगी वो क्या है, आप उतने ही ज्यादा, मतलब नॉलेज क्या है, एक तरह की आपकी पावर है। एट इट एम्फासिस ऑन पीपल एज एक्सपर्ट, ये क्या मान के चलते हैं कि जो हर एक पीपल है वो क्या है, अपने आप में एक्सपर्ट है। क्या है, कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी है। इसमें क्या है, कुछ ना कुछ जानने की, कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ नया जानने की क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी होती है, इंक्वायरीज होती हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर क्या लिख दिया, इट्स सोल पर्पस, कि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। जबकि इसका एकमात्र उद्देश्य है प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज उद्देश्य है, लेकिन ये एकमात्र नहीं है, सोल पर्पस नहीं है, इसके अलावा और भी पर्पस है। तो ये हो गया जी आपका गलत। अगर यहाँ पर ये सोल ना लिखे होते तो ये भी आपका सही हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इसका एकमात्र पर्पस ही सिर्फ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो ऐसा नहीं है हमारा, तो राइट आंसर है जी डी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस, कि जब आप रिसर्च करते हुए हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो इनमें से क्या आपका सही है। बताओ स्टूडेंट्स, इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, कि सिर्फ हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। जी नहीं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो आपकी कभी टेस्ट ही नहीं की जाती गाइस। अगर आपने रिसर्च करी हो प्रैक्टिकली तो आपको पता हो, तो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको हम कभी भी चेकआउट नहीं करते, उसको हम कभी भी टेस्ट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जो नल हाइपोथेसिस होती है हमारी, क्या होती है, हमारे पास दो हाइपोथेसिस होती हैं, एक होती है आपकी नल हाइपोथेसिस और एक होती है आपकी अल्टरनेटिव। तो ये होती है जी आपकी नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और ये होती है जी आपकी अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम H1 से डिनोट करते हैं और जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम H0 से डिनोट करते हैं। तो गाइस, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च करते टाइम हम सिर्फ के नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं। अगर वो हमारी एक्सेप्ट है तो इट मीन जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है, और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कभी भी टेस्ट नहीं करते, सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते और उसी के बेस पर अपने रिजल्ट्स निकाल लेते। तो बी ऑप्शन में कहा गया है इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड। बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं, उसी को टेस्ट करके देखते हैं। कभी भी अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस दोनों को टेस्ट नहीं किया जाता।
और उनको टेस्ट ही नहीं किया जाता। ये तीनों क्या है, गलत। सिर्फ और सिर्फ जो नल हाइपोथेसिस है उसी को टेस्ट किया जाता है और उसी के बेस पर हम अल्टरनेटिव का भी अपना जो रिस्पॉन्स है उसको कर लेते हैं। तो राइट आंसर है जी आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार, कि इनमें से क्या आपकी सेमिनार की करेक्टरिस्टिक्स है। सेमिनार, इसके रिगार्डिंग हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सेमिनार क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, जी नहीं। आगे है, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, इसमें क्वेश्चनिंग, डिस्कशन और डिबेट को शामिल किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स होते हैं लेकिन लार्ज नहीं होते हैं। इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन, जी बिल्कुल सही। देखो राइट आंसर है जी आपका ए, बी एंड डी। ए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें एकेडमिक लोगों को ही बुलाया जाता है, नहीं कि जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, पर्टिकुलर जिनके पास एक नॉलेज है उसी को एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस की एक फॉर्म है। इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट, बिल्कुल क्वेश्चनिंग की जाती है, डिस्कशन होती है, क्योंकि बाहर से क्या किसी एक एक्सपर्ट को, एक एकेडमिशियन को बुलाया जाता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है, अपनी प्रेजेंटेशंस देता है, और जो ऑडियंस है अगर उनको उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वो अपने डाउट वहीं पर अपने क्या है क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चनिंग भी होती है, डिस्कशन भी होती है और डिबेट्स भी होती हैं, राइट। इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लार्ज ग्रुप नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारे सेमिनार है उसमें आपके 100 पर्सन हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा पर्सन क्या है हमारे सेमिनार्स में नहीं होते। जनरली जो सेमिनार है, अगर हम ई सेमिनार की बात करें, ई सेमिनार में तो हो सकता है कि आपके बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन अगर हम सेमिनार की बात कर रहे हैं जहां पर फिजिकली क्या है लोग प्रेजेंट होकर अटेंड करते हैं, वहां पर लार्ज ग्रुप आपके नहीं होते। मैक्सिमम 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 300, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्संस, बिल्कुल सही। ए, बी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका, रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन द अर्बन एरिया, कि एक जो रिसर्चर ना वो किस चीज में इंटरेस्टेड है कि एक अर्बन एरिया में पॉलिटिकल पार्टी का क्या प्रोस्पेक्ट है, कि अर्बन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उनकी क्या विचार है, वो क्या है, तो उसके लिए उसको कौन सा टूल यूज करना चाहिए, व्हाट टूल शुड ही प्रेफर टू स्टडी। रेटिंग स्केल यूज करना चाहिए, इंटरव्यू, क्वेश्चन और शेड्यूल, बताओ। तो गाइज अगर ऐसा करना है तो उसके लिए जो क्वेश्चनर है वो फिल कराने ज्यादा बेटर रहेंगे। तो उसको कौन सा टूल लगाना चाहिए, क्वेश्चनर की क्वेश्चंस बनाए, उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चनर बना के लोगों से, जो भी अर्बन एरिया में रहने वाले पर्सन्स है उनको क्या करे, वो क्वेश्चनर फिल कराए और फिर उसी के बेस पर अपनी रिसर्च कंटिन्यू करे। नेक्स्ट है जी आपका, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डोंट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, कि जो हमारे एथिकल नॉर्म्स होते हैं रिसर्च में उनमें इनमें से किसके रिगार्डिंग हमारी क्या है गाइडलाइंस नहीं होती है। तो गाइडलाइन नहीं होती है जी, कॉपीराइट के अकॉर्डिंग होती है, पेटेंटिंग पॉलिसी, डेटा शेयरिंग पॉलिसी, किसके रिगार्डिंग नहीं होती है जी आपकी, कॉपीराइट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग नहीं होती है वो, कॉपीराइट। थीसिस फॉर्मेट के रिगार्डिंग होती है, पेटेंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग भी होती है, डेटा शेयरिंग पॉलिसीज के रिगार्डिंग, लेकिन जो हमारा कॉपीराइट है उसके रिगार्डिंग हमारी एथिकल नॉर्म्स में कोई भी गाइडलाइन नहीं होती है। तो गाइज ये थे आपके टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो गाइज इसी तरह के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। डेली 2:30 पे जो है हमारी पेपर 1 के लिए क्लास रहती है और 4:30 पे हमारी पेपर 2 के लिए क्लास रहती है। और 23 अगस्त से क्या है हमारे जो बैचेस हैं पेपर 1 के लिए और पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो हमारे बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज प्लीज अपने आप को एनरोल कीजिए। अर्ली बर्ड्स को 77% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप क्या है Y337 कोड को यूज करते हैं। तो गाइज इसी तरह की और वीडियोस के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी JRF नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर and thank you so much students, and please keep like the video and please share the video among your friend circle.